हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पे बेटा आगे चलते हैं। अगला जो हमें डिस्कशन करना है बेटा, प्रोविजन, दैट इज प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटमेंट, पेमेंट एंड इंटरेस्ट। बेटा थोड़ी समझने वाली बातें हैं, मेरे साथ साथ बेटा थोड़ा थोड़ा ना लिखना भी शुरू करोगे बेटे। बेटा इसमें ना सबसे पहले लिखना अपने पास टाइप्स ऑफ प्रेजेंटमेंट। सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटमेंट। बेटा प्रेजेंटमेंट ना तीन तरह का होता है। प्रेजेंटमेंट तीन तरह का होता है बेटा। एक तो होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक तो होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक होता है प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। ठीक है, और एक होता है बेटा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। एक होता है बच्चे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है बच्चे, चलो थोड़ा थोड़ा बेटा बातें डिस्कस करेंगे, ध्यान से मेरी बातें समझनी है बच्चे। सबसे पहले लिखो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। लिख लो बेटा, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। बेटा आप लोगों ने ना पढ़ा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा तीन तरह के होते हैं। एक तो आपका है बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक आपका है प्रॉमिसरी नोट और एक आपका है चेक। ठीक है, अगर बच्चे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ही बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी दो होते हैं, पेबल आफ्टर डेट और पेबल आफ्टर साइट। है ना, पढ़ा हुआ है हमने। लिखो बिल ऑफ एक्सचेंज भी बच्चे दो होते हैं, एक पेबल आफ्टर डेट और एक पेबल आफ्टर साइट। पेबल आफ्टर डेट और पेबल आफ्टर साइट। ठीक है, चलो बेटा एक बात तो पहले समझो कि ना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बेटा, ये जो प्रॉमिसरी नोट और चेक होते हैं ना, इन्हें बेटा इनका प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब बेटा प्रॉमिसरी नोट और चेक आपको एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेटा दोनों दोनों प्रॉमिसरी नोट भी और चेक भी, दोनों कौन बना रहा है बेटा? दोनों प्रॉमिसरी नोट भी और चेक भी वो बना रहा है जिसने पैसा देना है। ठीक है, मतलब प्रॉमिसरी नोट और चेक दिया किसको जा रहा है बेटा? जिसको पैसा मिलना है, और जिसको मिलना है उससे एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। तो प्रॉमिसरी नोट और चेक को बच्चे एक्सेप्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है बेटा। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट और चेक मिल किसको रहा है? जिसने पैसा लेना है, और जिसने लेना है उससे एक्सेप्ट क्यों करवा रहे हो? एक्सेप्ट तो उससे करवाओ ना जिसने पैसा देना है। यानी बिल के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ उसके ऊपर किया जाता है जिसने पैसा देना है, तो उससे एक्सेप्ट करवाने की जरूरत है। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, जब बिल पेबल आफ्टर डेट होता है ना, तो भी बेटा
एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भी बेटा एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्टेंस की जरूरत तब पड़ती है जब बच्चे बिल पेबल आफ्टर साइट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं बेटा। अभी जब बिल पेबल आफ्टर साइट है तो आप ना यहीं पर चाहो तो एक छोटा सा एग्जांपल लिख सकते हो बेटे। देखो ए और बी, बेटा ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। ए ड्रॉज अ बी आर ऑन बी ऑन 1 Jan 19 को ए ने बी के ऊपर बिल क्या करा, ड्रॉ। अच्छा, बिल का टेन्योर है, बिल का टेन्योर है 30 डेज आफ्टर साइट, 30 डेज आफ्टर साइट। ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। टेन्योर है बिल का 30 डेज आफ्टर साइट। अब बेटा एक बार बताओ, याद करो बेटा, आफ्टर साइट का मैंने मतलब आपको बताया था पहले। बेटा आफ्टर साइट का क्या मतलब होता है? ये जो 30 डेज का पीरियड है ये शुरू कब होगा? तेरे बिल एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब जब तू देख लेगा। बेटा साइट का मतलब क्या था? तेरे देखने के 30 दिन बाद। मतलब मैं बी से कह रहा हूं कि ये जो 30 डेज है शुरू कब होगा? तेरे देखने के 30 दिन बाद। ठीक है, तेरे देखने से ये पीरियड शुरू होगा और टेन्योर होगा तेरे देखने के 30 दिन बाद इसकी ड्यू डेट आएगी। पक्का बेटा? तो आपने बोला है, आपने बी को बोला तेरे देखने के 30 डेज के बाद इसकी ड्यू डेट आएगी। तो बेटा आप कह रहे हो तेरे देखने के, तो बेटा देखने का केस तो तभी आएगा ना जब बी क्या करेगा, पहले एक्सेप्ट। मतलब बी जिस दिन इस बिल को एक्सेप्ट करेगा वहां से 30 डेज। तो बेटा एक्सेप्टेंस जरूरी है ना। जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा ड्यू डेट फिक्स कैसे होगी? बात समझो। इस बिल की ड्यू डेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? बी की एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बिल को, तब तक इस बिल की ड्यू डेट फिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेप्टेंस बेटा बहुत जरूरी है। जब तक बी बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा आप बिल की ड्यू डेट असर्टेन नहीं कर पाओगे। तो अगर वो एक्सेप्ट करता है 5 तारीख को, तो 5 तारीख से 30 डेज आपके बिल की क्या आएगी बेटा? ड्यू डेट। तो जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक ड्यू डेट असर्टेन नहीं होगी। तो बिल को पहले प्रेजेंट करना जरूरी है फॉर एक्सेप्टेंस। जब तक आप बिल को प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेटा अगर बिल पेबल आफ्टर साइट है ना, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है बेटा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं देगा बी, जब तक बी एक्सेप्टेंस नहीं देगा बिल की ड्यू डेट ही फिक्स नहीं हो पाएगी बेटे। अच्छा बेटा मैं ना एक बात अगर छोटी सी बोलूं, तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ना कि पेबल अगर आफ्टर डेट है तो एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, बेटा ऐसा नहीं होता है कि एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस आपको चाहिए होती है, ये खैर करेक्ट वर्ड नहीं है, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। लेकिन 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 अब इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो, यहां पर सुनो मेरी बात। ये सपोज होता 30 डेज आफ्टर साइट की जगह 30 डेज आफ्टर डेट होता। तो बेटा इस केस में कौन सी डेट से 30 डेज? डेट ऑफ ड्रॉइंग से 30 डेज। तो 1 Jan में अगर मैं 30 डेज ऐड करूं तो 31 Jan होता है। तो ये बिल बेटा प्रेजेंट, ये बिल एक्सेप्ट कभी भी करवाया जा सकता है बेटा बिफोर 31 Jan। बात समझो मैं जो बोलूंगा। बेटा जो बिल पेबल आफ्टर डेट है, ठीक है, वो बिल कभी भी एक्सेप्ट करवाया जा सकता है, कभी भी, ड्यू डेट से पहले पहले। तो ड्यू डेट से पहले पहले आप बिल को जब मर्जी चाहे बी से क्या करवा लो बेटा? एक्सेप्ट करवा लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हां, अगर बिल पेबल आफ्टर साइट है तो आपको बेटा जल्द से जल्द
आपको उसे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा बी से, क्योंकि जब तक आप बी से एक्सेप्ट नहीं करवाओगे तब तक इस बिल की ड्यू डेट असर्टेन नहीं हो पाएगी। जबकि अगर बिल पेबल आफ्टर डेट है तब तो आप जब मर्जी चाहे बिल को एक्सेप्ट करवा सकते हो, बट बिफोर ड्यू डेट। तो एक्सेप्टेंस यहां पर भी चाहिए एनी टाइम, कभी भी ले लो बेटा, कभी भी, एनी टाइम बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से बस पहले पहले एक्सेप्टेंस ले लेना, एनी टाइम बिफोर ड्यू डेट। समझ आया बेटा? और इस केस में बेटा रूल पता है बेटा क्या कहता है? रूल कहता है आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी विद इन अ रीजनेबल टाइम। आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब जिस दिन आपने बिल ड्रॉ करा है उसके रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको बी से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। तो बेटा मैंने बिल 1 जैन को ड्रॉ करा तो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर बेटा आपको बी से क्या लेनी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस। तो मैंने यहां पर एक्सेप्टेंस 4 दिनों के अंदर अंदर ले ली, इट इज अ रीजनेबल टाइम बेटा। और प्रॉमिसरी नोट और चेक के केस में तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं। बात समझ आई बेटा? पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, अगर बिल पेबल आफ्टर डेट है तब तो आप एक्सेप्टेंस जब मर्जी लो बेटा, एनी टाइम। किससे पहले पहले? ड्यू डेट से पहले पहले। अगर बिल पेबल आफ्टर साइट है तो बेटा एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, बना है, उसके एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको बी की एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। समझ आया बेटा सबको? पक्का? कॉपी करो इसे, फिर मैं बेटा आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। चलो देखो बेटा, पहले अभी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं बच्चे, देखो पढ़ना। अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, मतलब बिल पेबल आफ्टर साइट की बात कर रहा हूं। इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड देयर इन फॉर प्रेजेंटमेंट, बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस if he can after reasonable search be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn in business hours on business day। मैं आपको बेटा बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो बेटा, जो मैं कहूंगा मेरी बातें समझना बेटे। सुनो बेटा, उन्होंने कहा एक्सेप्टेंस कौन मांगेगा? बाय। एक्सेप्टेंस कौन मांगेगा बेटा? बाय हुम? एक्सेप्टेंस अपने आप बताओ बेटा, कौन मांगेगा? ड्रॉर मांगेगा ना एक्सेप्टेंस। हम बिल की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस कौन मांगेगा बेटा? ड्रॉर मांगेगा। फ्रॉम हुम? किससे? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ड्रॉई से मांगेगा। फ्रॉम हुम? ड्रॉई। तो एक्सेप्टेंस कौन मांगेगा? ड्रॉर। किससे? ड्रॉई से। अगली बात, विद इन रीजनेबल टाइम, बेटा एक्सेप्टेंस आपको लेनी पड़ेगी एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है। फिर उसने कहा जो भी एक्सेप्टेंस लेना वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स लेना। बिजनेस आवर्स नॉर्मली 10 to 6 माने जाते हैं, तो जो भी एक्सेप्टेंस लोगे वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स लेना। अच्छा, ऑन अ बिजनेस डे लेना, संडे संडे मत पहुंच जाना लेने। बिजनेस डे वाले दिन, मंडे टू फ्राइडे बेटा जनरली बिजनेस डेज होते हैं, या सैटरडे भी आप इंक्लूड कर सकते हो। हॉलीडे पे मत पहुंच जाना। तो कौन मांगेगा एक्सेप्टेंस? ड्रॉर। किससे? ड्रॉई से। विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑन अ बिजनेस डे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। पक्का बताओ बेटा, समझ आया सबको? कॉपी कर लो बेटे। एक्सेप्टेंस कौन मांगेगा? ड्रॉर। किससे? ड्रॉई से। विद इन रीजनेबल टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे।
ऑन अ बिजनेस डे। और बेटा एट कौन सी प्लेस पे, एट बिजनेस प्लेस। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बेटा एक्सेप्टेंस बिजनेस प्लेस पे ली जाएगी, एट बिजनेस प्लेस। तो एक्सेप्टेंस कौन लेगा, ड्रॉर। यहां पर बताओ एक्सेप्टेंस कौन लेगा बेटा, एक्सेप्टेंस ए लेगा बी की विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, ऑन अ बिजनेस डे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एट बिजनेस प्लेस, ठीक है। अच्छा फिर बेटा एक बात और, अगर बेटा डिफॉल्ट कमिट किया ड्रॉर ने, डिफॉल्ट बाय ड्रॉर मतलब ड्रॉर ने ड्रॉई की एक्सेप्टेंस नहीं ली, डिफॉल्ट बाय ड्रॉर उसने एक्सेप्टेंस नहीं ली, ड्रॉई इज नॉट लायबल। बेटा ड्रॉई लायबल नहीं होता है, ड्रॉई इज नॉट लायबल, ड्रॉई लायबल नहीं होगा बेटा। पॉइंट समझ आ रहे हैं बच्चे। अच्छा एक बात और, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे लोगे बेटा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस उन्होंने कहा रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू ली जाएगी, ली जा सकती है रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू बाय पोस्ट ऑफिस। तो रजिस्टर्ड लेटर आप भेज सकते हो बाय पोस्ट, तो रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू आप एक्सेप्टेंस ड्रॉई की ले सकते हो। बेटा छोटी छोटी बातें थी, समझ आई। एक्सेप्टेंस कौन लेगा, ड्रॉर लेगा, किससे, ड्रॉई से, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ऑन अ बिजनेस डे, एट अ बिजनेस प्लेस। अगर डिफॉल्ट कमिट करता है ड्रॉर इन ऑब्टेनिंग एक्सेप्टेंस तो बेटा ड्रॉई लायबल नहीं होगा। कैसे ली जाएगी एक्सेप्टेंस, रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू। अच्छा एक दो बातें बेटा और, बेटा कई बार पता है क्या होता है, फिर कई बार क्या होता है, सुनो मैंने कहा एक्सेप्टेंस कौन लेगा, ड्रॉर लेगा, किससे, ड्रॉई से। बेटा अज्यूम करो ड्रॉई की डेथ हो चुकी है, तो आप एक्सेप्टेंस लोगे ड्रॉई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। अच्छा अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके असाइनी से। ये बेटा ये ना आगे लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसके असाइनी से, या अगर ड्रॉई ने अपना कोई एजेंट ऑथराइज कर रखा है तो उसके ऑथराइज्ड एजेंट से आप क्या लोगे बेटा, एक्सेप्टेंस लोगे। तो या तो ड्रॉई से लो, अगर ड्रॉई की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से लो, अगर वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके असाइनी से लो, अगर एजेंट उसने कोई ऑथराइज कर रखा है तो उसके ऑथराइज एजेंट से लो, ठीक है। और एक बात याद रखना बेटा, एक्सेप्टेंस देने के लिए उसे थोड़ा सा समय देना, कितना, 48 आवर्स। एक्सेप्टेंस देने के लिए उसे कितना टाइम देना बेटा, 48 आवर्स तक देना, 2 दिन, यानी एक्सेप्टेंस देने का समय कितना है, 2 दिन का समय है बेटा एक्सेप्टेंस देने का, पक्का। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है ना, ड्रॉई ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है बेटा, कैन नॉट बी फाउंड, ड्रॉई मिल ही नहीं रहा है बेटा, क्या करें अब, अंडरग्राउंड हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। तो उस केस में बेटा बिल डिसऑनर हो जाता है बेटा, ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। इफ ड्रॉई कैन नॉट बी ट्रेस्ड तो बिल डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। बिल डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। बेटा समझ आया सबको, तो बहुत इजी करके बता दिया बेटा मैंने आपको, ठीक है। अच्छा फिर अगला, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। बेटा ये भी मैं आपको बहुत सिंपल करके बता देता हूं, मेरी बात सुनना बस। अब प्रेजेंटमेंट फॉर साइट की बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। अब करो प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, बेटा प्रेजेंटमेंट फॉर साइट हमेशा ना प्रोमिसरी नोट का होता है बेटा।
प्रेजेंटमेंट फॉर साइट हमेशा किसका होता है बेटा? प्रॉमिसरी नोट का। क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बेटा समझाता हूं। मेरे को बताओ प्रॉमिसरी नोट बेटा बनाता कौन है? मेकर। मेकर मतलब जिसने पैसा देना है। तो मेकर बेटा प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, मेकर प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और वो हैंड ओवर करेगा प्रॉमिसरी नोट किसको? पेई को। मेकर प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और किसको हैंड ओवर करेगा? पेई को। ठीक है, अब सुनना बेटा, सुनो सुनो। अब बेटा प्रॉमिसरी नोट में क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे यू ₹30,000. I promise to pay you ₹30,000. 60 days. 60 days आफ्टर साइट। अब बेटा यहां पर आफ्टर साइट का क्या रेलेवेंस है वो जरा समझना। ये लिखा हुआ है बेटा आई प्रॉमिस टू पे यू 60,000 रुपीज, सॉरी 30,000 रुपीज 60 डेज आफ्टर साइट, और उसने ये प्रॉमिसरी नोट किसको दे दिया बेटा? पेई को। अब बेटा आफ्टर साइट का पता है रेलेवेंस यहां पर क्या आ जाता है बेटा? आफ्टर साइट का मतलब है कि जब तू मुझे दिखा देगा ना, जब तू मेरे पास लेके आएगा, मुझे दिखाएगा, वहां से 60 दिन बाद तेरे को पैसा दूंगा। तो पेई जब मेकर को क्या करेगा? दिखाएगा, जब शो करेगा, जब पेई मेकर को प्रेजेंट करेगा फॉर साइट, प्रेजेंट करेगा फॉर साइट कि ले बे देख। पेई मेकर को जब दिखाएगा, ये देख तूने ये वादा किया था देने का, वहां से 60 डेज के बाद, 60 डेज के बाद मेकर क्या करेगा बेटा? पेमेंट करेगा। मतलब पेई मेकर को जब प्रॉमिसरी नोट दिखाएगा, उसको उसका वादा याद दिलाएगा, वहां से 60 दिन के बाद मेकर इज लायबल टू मेक द पेमेंट। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। और ये बेटा किस केस में होता है? प्रॉमिसरी नोट के केस में। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रेजेंटमेंट फॉर साइट होगा, वो भी तब अगर प्रॉमिसरी नोट आफ्टर साइट है तो। अगर प्रॉमिसरी नोट आफ्टर डेट है तो बेटा कोई जरूरत नहीं होती प्रेजेंट करने की। पहले बताओ ये बात समझ आई बेटे? ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? वही सेम बात जो बेटा ऊपर कही थी। ये जो पहले बताओ कौन किसको प्रेजेंट करेगा बेटा? वही बातें। प्रेजेंटमेंट बाय कौन करेगा? पेई। किसको? टू हुम? मेकर। विद इन बेटा रीजनेबल टाइम। वही बातें आ जाती हैं, विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, लिख लो बेटे, विद इन अ रीजनेबल टाइम, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ऑन अ बिजनेस डे, एट बिजनेस प्लेस। एट बिजनेस प्लेस। तो वही बेटा सेम बातें हैं जो आपकी हमने बिल के केस में बात करी थी। समझ आया बेटा सबको? ये आपका प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। देखो, अ प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, हमारे वाले केस में 60 डेज आफ्टर साइट, मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर। किसको प्रेजेंट करना है बेटा? मेकर को। कौन करेगा प्रेजेंट? बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट, मतलब पेई।
विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रेजेंट करना है, इन बिजनेस आवर्स, ऑन अ बिजनेस डे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, अगर पेई मेकर को प्रेजेंट नहीं करता है तो उस केस में मेकर पैसा देने के लिए लायबल नहीं होगा बेटा। तो अगर डिफॉल्ट करता है पेई, अगर बेटा पेई क्या करता है, डिफॉल्ट, पेई अगर डिफॉल्ट करता है इन प्रेजेंटमेंट, डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, तो बेटा मेकर इज नॉट लायबल, मेकर नॉट लायबल। तो मेकर को बेटा लायबल माना नहीं जाएगा। ठीक है, चलो बाकी बेटा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। द होल्डर मस्ट, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee 48 hours exclusive of public holidays, मतलब बेटा इसमें पब्लिक हॉलीडेज की गिनती नहीं होगी, to consider whether he will accept it। तो बेटा एक बात सुनो, एक बात सुनो, ड्रॉर का ये फर्ज बनता है कि वो ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा सा समय दे। तो आपको सेक्शन 63 साफ साफ कहता है कि ड्रॉर का ये फर्ज बनता है कि वो ड्रॉई को 48 आवर्स दे सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि क्या उसे ये बिल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, और तीसरा बेटा आता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ये तो खैर सिंपल है बेटा। मेरे को एक बात बताओ बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होगा प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट के केस में होगा प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, वो भी तब अगर आफ्टर साइट है, अगर आफ्टर डेट है तो नहीं होगा बेटा। और चेक के केस में ना मैंने आपको पहले बताया था, चेक के केस में प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं होती बेटा, ना तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की, ना प्रेजेंटमेंट फॉर साइट की। चेक के लिए सीधे पेमेंट प्रेजेंटमेंट होता है फॉर पेमेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पहले प्रेजेंटमेंट होगा फॉर एक्सेप्टेंस, फिर ड्यू डेट वाले दिन प्रेजेंटमेंट होगा फॉर पेमेंट। प्रॉमिसरी नोट के केस में पहले प्रेजेंटमेंट होगा फॉर साइट, ठीक है, फिर होगा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। और चेक के केस में ना प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, ना प्रेजेंटमेंट फॉर साइट, सीधे प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। चलो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का बताओ। बिल ऑफ एक्सचेंज पहले होगा प्रेजेंट फॉर एक्सेप्टेंस, फिर होगा प्रेजेंट फॉर पेमेंट। प्रॉमिसरी नोट पहले प्रेजेंट होगा फॉर साइट अगर आफ्टर साइट है तो, और फिर प्रेजेंट होगा फॉर पेमेंट। चेक ना तो प्रेजेंट होगा फॉर एक्सेप्टेंस, ना प्रेजेंट होगा फॉर साइट, चेक सीधे प्रेजेंट होगा फॉर पेमेंट। मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर। तो प्रॉमिसरी नोट बेटा किसको प्रेजेंट किया जाएगा फॉर पेमेंट? मेकर को। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक किसको प्रेजेंट किया जाएगा? एक्सेप्टर और ड्रॉई को। ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट अदर पार्टी देयर टू आर नॉट लायबल देयर ऑन टू सच होल्डर। तो बेटा याद रखना, अगर आप प्रॉमिसरी नोट मेकर को प्रेजेंट नहीं करते हो फॉर पेमेंट, अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप एक्सेप्टर को यानी ड्रॉई को प्रेजेंट नहीं करते हो फॉर पेमेंट, सेम चेक अगर आप ड्रॉई को प्रेजेंट नहीं करते हो फॉर पेमेंट, तो प्रायर पार्टीज बेटा लायबल नहीं होंगी। तो अगर मैं एक छोटी सी बेटा आपसे बात करूं, थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, तो बेटा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रॉमिसरी नोट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट टू मेकर। प्रॉमिसरी नोट आपको मेकर को प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ड्रॉई को यानी एक्सेप्टर को फॉर पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ड्रॉई को फॉर पेमेंट। तो प्रॉमिसरी नोट आप किसको प्रेजेंट करोगे बेटा? मेकर को। और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आप किसको प्रेजेंट करोगे? ड्रॉई को। तो
प्रॉमिसरी नोट मेकर को प्रेजेंट करोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉई को प्रेजेंट करोगे। बेटा अब उन्होंने क्या कहा, सुनो सुनो मेरी बात। बेटा अब उन्होंने बात कही है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बेटा ए है, ये बी है और ये बेटा बैंक है। चेक का केस ले लेते हैं, चलो यहां चलो मैं एक सिंपल कर देता हूं, बिल का केस लेते हैं, ए बी और सी। देखो बेटा बच्चे, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी आर ड्रॉन। बेटा बी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वापस किसको भेजेगा, ए को भेजेगा। ए ने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया, बी आर एंडोर्स्ड। ठीक है, तो बेटा मेरे को बताओगे होल्डर कौन है बिल का बेटे इस टाइम, सी है ना होल्डर। तो बेटा लॉ कहता है कि जो होल्डर है ना, इसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो ड्रॉई को इस बिल का क्या करे, प्रेजेंटमेंट करे फॉर पेमेंट। तो होल्डर ड्रॉई को यानी बी को बिल क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करेगा। तो सी बी को ये बिल प्रेजेंट करेगा और इस बिल के अगेंस्ट बी सी को पैसा देगा। लेकिन हुआ क्या, सी ने बेटा कमिट करा डिफॉल्ट, मतलब सी को ये बिल बी को प्रेजेंट करना चाहिए था फॉर पेमेंट, लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं करा। तो बेटा अगर सी डिफॉल्ट कमिट करता है ना, तो प्रायर पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। मतलब बेटा ए सी के डिफॉल्ट करने पे ए क्या हो जाता है, ए डिस्चार्ज हो जाता है बेटा। क्योंकि याद रखना प्राइमरी लायबिलिटी किसकी बनती है, प्राइमरी लायबिलिटी बी की बनती है। अगर बी पैसा नहीं देता है तो ए की लायबिलिटी है बेटा, ए की लायबिलिटी सेकेंडरी है, कंडीशनल कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो अराइज तभी करेगी जब बी पैसा नहीं देगा। तो अगर सी डिफॉल्ट करता है तो प्रायर पार्टी दैट इज ए विल बी डिस्चार्ज्ड, दैट इज ए विल बी डिस्चार्ज्ड, ए डिस्चार्ज होता है बेटा। ठीक है, फिर क्या कहा है उसने, प्रेजेंटमेंट कैसे करना है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, थ्रू द पोस्ट ऑफिस बाय मींस ऑफ अ रजिस्टर्ड लेटर। ठीक है, वेयर प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to charge the maker thereof। बेटा अगर जैसे अब चेक बेटा पेबल ऑन डिमांड होता है, प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड होता है, तो इनका बेटा प्रेजेंटमेंट, खास तौर पे बेटा चेक की बात नहीं कर रहा हूं, चेक तो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा बैंक को, तभी आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी। लेकिन प्रॉमिसरी नोट अगर पेबल ऑन डिमांड है तो उसका प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं होता है। अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है तो उसका प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी। ठीक है, अच्छा आवर्स की अगर बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, बिजनेस आवर्स में होगा। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू अ बैंकर, मतलब चेक के केस में इट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन बैंकिंग आवर्स। अच्छा अगला, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉर। बेटा ध्यान से सुनना, सिंपल है। Subject to provisions of section 84, a check must, in order to charge the drawer, be presented at the bank on which it is drawn before the relation between drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer। बेटा ये समझ लो बेटा मेरी बात, यहां पर लिखना, ये देखो बेटा एग्जाम्पल लिखो, हेडिंग प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू बैंक, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक। देखो बेटा ए बी, बेटा ए ने बी को ना एक चेक दिया, ए ने बी को एक चेक दिया ड्रॉन ऑन एसबीआई, उसका खाता बेटा एसबीआई में है, चेक ड्रॉन ऑन एसबीआई, और ये चेक है बेटा 1 लाख रुपीस का। ठीक है, ये बेटा एसबीआई है,
ये एसबीआई। तो बेटा एक बात तो सिंपल है ना, ये चेक प्रेजेंट, ये चेक बी प्रेजेंट कौन से बैंक को करेगा बेटा, जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है। तो एसबीआई के ऊपर ड्रॉ हुआ ना, तो ये चेक प्रेजेंट किसको किया जाएगा बेटा, एसबीआई को प्रेजेंट किया जाएगा। तो बी शैल प्रेजेंट द चेक टू एसबीआई। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, ये चेक प्रेजेंट वो किसको करेगा, उसी बैंक को करेगा जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है। तो एसबीआई के ऊपर ड्रॉ हुआ है तो एसबीआई को प्रेजेंट करेगा। आप सुनना जो मैं कहूंगा। उन्होंने बेटा फिर एक बात और कही कि बी ये चेक को प्रेजेंट ना एसबीआई के पास विद इन रीजनेबल टाइम करेगा। बी इस चेक को प्रेजेंट बैंक के पास विद इन अ रीजनेबल टाइम करेगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम करेगा। ठीक है, अब सुनो। अब उन्होंने बेटा एक बात कही, अब याद करो बेटा, मैंने एक बार आपको एक चीज बताई थी, गार्नशी ऑर्डर। कौन सा बेटा, गार्नशी ऑर्डर। गार्नशी ऑर्डर में बेटा क्या था कि इमेजिन करो मैं ए हूं और एक पर्सन है सी। बेटा सी का मुझे पैसा काफी सारा देना है लेकिन मैंने अभी तक दिया नहीं है। तो सी ने कोर्ट में मेरे खिलाफ बेटा केस फाइल करा और कोर्ट ने बैंक को यानी एसबीआई को यह हिदायत दी है कि ए के सारे अकाउंट्स को क्या कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। तो बेटा एसबीआई ने कोर्ट की डायरेक्शन पे ए के सारे अकाउंट्स को बेटा क्या कर दिया, फ्रीज। एसबीआई फ्रीजेस एज बैंक अकाउंट्स। कोर्ट के कहने पे एसबीआई ने ए के सारे खातों को बेटा फ्रीज कर दिया। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा कि बी इस चेक को प्रेजेंट करेगा ऐसा कुछ होने से पहले। भैया रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर बैंक को प्रेजेंट कर दियो, मतलब इससे पहले कि बैंक और ए का रिश्ता बिगड़े, उससे पहले तू भैया अपने चेक को क्या कर दियो, प्रेजेंट। बाद में ए को या बैंक को लायबल मत ठहराइयो। तो उन्होंने कहा बी इस चेक को प्रेजेंट करेगा बिफोर देयर इज एन ऑल्ट्रेशन, बिफोर देयर इज एन ऑल्ट्रेशन इन रिलेशन ऑफ बैंक एंड ए। तो भैया इससे पहले कि बैंक और ए के बीच का रिश्ता खराब हो, उससे पहले तू चेक को क्या कर दियो, प्रेजेंट कर दियो। भाई ऐसा ना हो कल को बैंक कोर्ट के कहने पे ए के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दे और तेरा चेक डिसऑनर हो जाए। कल को ए को या बैंक को लायबल मत ठहराइयो इसके लिए। तो विद इन अ रीजनेबल टाइम तू चेक को क्या कर दियो बच्चे, प्रेजेंट कर दियो। बेटा बात जो मैंने बताई वो समझ आई। तो पहले बताओ चेक किसको प्रेजेंट करना है, उसी बैंक को जिसके ऊपर ड्रॉ किया है, विद इन अ रीजनेबल टाइम करना है। इससे पहले कि बैंक और ड्रॉर के कस्टमर क्या हो बेटा, खराब हो। उससे पहले चेक को क्या कर दियो, प्रेजेंट कर दियो बच्चे। बिफोर द रिलेशंस बिटवीन ड्रॉर एंड हिज बैंकर हैज बीन ऑल्टर्ड। तो इससे पहले कि बैंकर और ड्रॉर के बीच का जो रिश्ता है वो बदले, वो खराब हो, उससे पहले बेटा अपने चेक को क्या कर लियो, प्रेजेंट कर लियो। फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन। सिंपल है बेटा, अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉर बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी देयर ऑफ बाय सच पर्सन। बेटा एक्सेप्ट द ड्रॉर उन्होंने इसलिए कहा है ना क्योंकि ड्रॉर को तो हमने ऊपर कवर कर लिया। अब बात कर रहे हैं एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट ड्रॉर। जरा अज्यूम करो बेटा इसी एग्जांपल में, अज्यूम करो बेटा इसी एग्जांपल में, बेटा बी ने ये चेक बैंक को प्रेजेंट किया ही नहीं बेटे। उसने बेटा ये चेक सी को एंडोर्स कर दिया। उसने ये चेक सी को एंडोर्स कर दिया। चेक
एंडोर्स्ड, चेक एंडोर्स्ड। तो बेटा अब बताओ एसबीआई को चेक प्रेजेंट कौन करेगा? बी थोड़ा ना करेगा। अब एसबीआई को चेक प्रेजेंट करेगा सी, तो सी शैल प्रेजेंट द चेक टू एसबीआई विद इन रीजनेबल टाइम। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सी को भी ये चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा विद इन रीजनेबल टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ। मुझे बताओगे बेटा रीजनेबल टाइम कब से लोगे? जिस दिन से बेटा, जिस दिन ये चेक ए ने बी को दिया था या बी ने सी को दिया था? बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, बी ने भाई सी को जब ये चेक मिला, सी को जब ये चेक मिला वहां से रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर प्रेजेंट करना होगा ना उसको। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चेक, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चेक टू सी। तो जिस दिन सी को चेक मिला है उस दिन से रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको बैंक को यह चेक प्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर आप बी को लायबल ठहराना चाहते हो तो अगर सी बी को लायबल ठहराना चाहता है तो उसे चेक विद इन अ रीजनेबल टाइम प्रेजेंट करना पड़ेगा। रीजनेबल टाइम कब से? जब से उसे वो चेक मिला है। याद रखना बेटा, एक बार वो रीजनेबल टाइम चला गया बेटा, आपने चेक प्रेजेंट नहीं करा, कल को वो चेक डिसऑनर हो जाए तो उसके लिए बेटा बी को या एसबीआई को आप लायबल नहीं ठहरा सकते। तो लॉज बेटा साफ हैं, चेक को रख के जेब में मत बैठ जाना, विद इन अ रीजनेबल टाइम आपको वो चेक बैंक के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। यू आर लायबल बेटे। अच्छा, रही बात बच्चे प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। जैसे बेटा चेक पेबल ऑन डिमांड होता है बेटा, चेक पेबल ऑन डिमांड होता है, तो उन्होंने कहा अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, जैसे चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द होल्डर। तो बेटा वो साफ साफ कह रहा है कि जैसे ही आपको कोई चेक मिलता है तो चेक मिलने के रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आप उसे क्या कर दो? प्रेजेंट कर दो, पैसा ले लो। इससे पहले कि ड्रॉर और बैंकर के बीच का रिश्ता बिगड़े, बेटर ऑफ है आप चेक को बैंक के पास लेके जाओ विद इन अ रीजनेबल टाइम और अपना पैसा क्या कर लो बेटा, निकाल लो। ठीक है, बाकी ये बेटा मैं बता चुका हूं। प्रेजेंटमेंट किसको किया जा सकता है बेटा? ड्रॉई को, मेकर को, या फिर अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को। ठीक है, चलो फिर बेटा अगला आता है एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। सिंपल है बेटा, खास कोई दिक्कत नहीं। डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड। मतलब बेटा आपने प्रेजेंटमेंट में डिले कर दी तो डिले की माफ़ी मिल जाएगी आपको, डिले की माफ़ी मिल जाएगी अगर डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर। जैसे बेटा आज के टाइम में फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन इम्पोज्ड है बेटा, जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, जनता कर्फ्यू, व्हीकल्स चल ही नहीं सकती बेटा। तो ऐसे केस में बच्चे आपसे प्रेजेंटमेंट में क्या हो गया? डिले। लेकिन जिस रीजन की वजह से डिले हुआ है दैट इज नॉट विद इन योर कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो प्रेजेंटमेंट की माफी आपको मिल जाएगी, डिले जो आपने किया है उसकी माफी मिल जाएगी। एंड नॉट इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट, मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। याद रखना बेटा, जो आपने डिले किया है वो आपके डिफॉल्ट, मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से नहीं होना चाहिए। When the cause of delay ceases to operate, मतलब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको फिर से प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा। तो बात समझो, मेरे पास एक चेक पड़ा था, मुझे प्रेजेंट करना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बेटा प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा हम आपको डिले के लिए माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर प्रेजेंट कर देना। फिर उसने कहा है व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी, मतलब जब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है।
No presentment for payment is necessary and the instrument is dishonored at the due date for presentment in any of the following cases. If the maker, drawee or acceptor intentionally prevents the presentment of the instrument, तो बेटा जो ड्रॉई है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में या चेक के केस में या प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है वो बेटा रोक रहा है, ड्रॉई रोक रहा है ड्रॉर को, ठीक है, कि भैया प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट नहीं कर, मतलब ड्रॉई ड्रॉर को प्रेजेंट करने से रोक रहा है। तो बेटा याद रखना उस केस में बी आर क्या हो जाता है बेटा, डिसऑनर्ड हो जाता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो लिखा हुआ है ना, द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दूसरा, if the instrument being payable at his place of business he closes such place on the business day during usual business hours। अब सुनो बेटा, लॉ कहता है कि प्रेजेंटमेंट कहां पर होगा, बिजनेस प्लेस पे, कब, बिजनेस डे पे, कितने बजे, बिजनेस आवर्स पे। लेकिन मैं उसकी बिजनेस प्लेस पे पहुंचा, बिजनेस डे वाले दिन पहुंचा, बिजनेस आवर्स पे पहुंचा, लेकिन वो दुकान बंद करके ही भाग गया, तो बताओ बेटा, फिर बताओ, प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी। बिल आपका क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। भाई नॉन एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो क्या हो गया, डिसऑनर। अच्छा, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सब अदर स्पेसिफाइड प्लेस नाइदर ही और नॉर एनी पर्सन ऑथराइज टू पे अटेंड्स एट सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। अब सुनो बेटा, हम दोनों के बीच में बेटा जगह तय हुई थी कि ये जो चेक है या जो प्रॉमिसरी नोट है या बिल है ये प्रेजेंट किया जाएगा राजपुर रोड पे इस पते पे। लेकिन बेटा उस पते पे ड्रॉई आया ही नहीं, या ड्रॉई के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई पर्सन भी नहीं आया, उसका कोई एजेंट भी नहीं आया। तो बेटा फिर से नॉन एक्सेप्टेंस हो गया, बिल क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। If the instrument not being able to pay at any specified place, he cannot after due search be found। बेटा ड्रॉई ढूंढा ही नहीं जा रहा है, पता नहीं ड्रॉई कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा बेटा ड्रॉई कहाँ पर है, अंडरग्राउंड हो रखा है ड्रॉई, ढूंढने में ही नहीं आ रहा है। बिल बेटा फिर से क्या हो गया, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। अच्छा, बी पॉइंट, एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non presentment। बेटा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में मतलब बताता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। बेटा इमेजिन करो, ड्रॉई जो है, जो ड्रॉई है वो मुझे एक श्योरिटी दे रहा है, ड्रॉई मुझे ड्रॉर को एक श्योरिटी दे रहा है, तू प्रेजेंट कर या ना कर, मैं तुझे पेमेंट करूंगा। मतलब बेटा वैसे तो प्रेजेंटमेंट करना ड्रॉर की बेटा लायबिलिटी है, क्योंकि अगर ड्रॉर प्रेजेंट नहीं करता है तो ड्रॉई इज नॉट लायबल टू पे। लेकिन ड्रॉई बेटा यहां पर ड्रॉर को एक अश्योरेंस दे रहा है कि तू प्रेजेंट कर ड्यू डेट वाले दिन या ना कर, मैं तुझे पैसा दूंगा ना। प्रेजेंटमेंट इज नॉट नेसेसरी, मतलब तू प्रेजेंट कर ना कर फर्क नहीं पड़ता, मेरे से पैसा ले लियो। तो बेटा एक बार बताओ, जब ड्रॉई ने ही कह दिया कि तू प्रेजेंट कर या ना कर, मैं तुझे पैसा दूंगा, तो ड्रॉर इज नॉट लायबल टू प्रेजेंट, प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी। ठीक है बच्चे, फिर अगला, एज अगेंस्ट एनी पार्टी if after maturity with knowledge that instrument has not been presented he makes a part payment on account of amount due on the instrument or promises to pay the amount therein whole or in part, waives his right to take advantage of any default in presentment। अब सुनो बेटा, मैंने बच्चे ड्रॉई को एक बिल दिया, उसने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दिया। बेटा अब क्या हुआ, बिल की ड्यू डेट आई, बिल की ड्यू डेट आई, ड्यू डेट निकल गई। बेटा मैंने बिल को प्रेजेंट किया ही नहीं फॉर पेमेंट, यानी मैच्योरिटी ड्यू डेट निकल चुकी है बेटा, बिल को प्रेजेंट नहीं किया गया है फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ, मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी के बाद ड्रॉई ने मुझे कहा कि चल एक काम करते हैं, देख वैसे तो ड्रॉई क्या कह रहा है, देख वैसे तो मैं तुझे पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि
तूने मुझको बिल प्रेजेंट नहीं करा। अब क्योंकि तूने बिल प्रेजेंट नहीं करा तो मैं तुझे पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं, लेकिन 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 मैं अपने इस राइट को वेव करता हूं। मतलब बात वही आ गई बेटा जो बी पॉइंट में कही गई थी। मैं तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, मतलब मैं तेरा पैसा देने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा पैसा देने के लिए तैयार हूं, ऑल्दो तूने बिल मुझे प्रेजेंट नहीं करा है। मैं अपने राइट को, राइट टू टेक एडवांटेज इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मतलब तेरे डिफॉल्ट के केस में चाहूं तो मैं एडवांटेज ले सकता हूं, मैं तुझे पैसा ना दूं, लेकिन मैं अपने इस राइट को वेव करता हूं, छोड़ता हूं, और मैं कहता हूं तेरे को कि ऑल्दो तूने बिल मुझे प्रेजेंट नहीं करा है, फिर भी मैं तुझे उस बिल की क्या करूंगा बेटा, पेमेंट करूंगा। ठीक है। या फिर जो ड्रॉई है वो ड्रॉर को, ऑल्दो बिल प्रेजेंट नहीं हुआ था बेटा, पार्ट पेमेंट कर देता है। सपोज 1 लाख का बिल है, 70,000 रुपए ड्रॉई ने ड्रॉर को दे दिए, तो बेटा याद रखना, अगर ड्रॉई ने विदाउट प्रेजेंटमेंट 70,000 रुपए ड्रॉर को दे दिया ना, तो बचे हुए 30,000 रुपए देने के लिए भी ड्रॉई क्या होगा, लायबल होगा। तो 1 लाख का बिल है, 1 लाख का बिल है, उसके अगेंस्ट ड्रॉई ने ड्रॉर को 70,000 रुपए दे दिए विदाउट प्रेजेंटमेंट, तो बचे हुए 30,000 रुपए देने के लिए भी ड्रॉई क्या होगा, लायबल। या ड्रॉई ये प्रॉमिस कर दे कि ठीक है कोई बात नहीं, तूने मुझे बिल प्रेजेंट नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरा पैसा दूंगा, तो उस केस में भी प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, ड्रॉई को पैसा देना पड़ेगा, वो ड्रॉर के डिफॉल्ट का एडवांटेज नहीं ले पाएगा। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद लायबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये देखना बेटा, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, आप चेक कह लो चाहे, when a bill of exchange accepted payable at a specified bank has been duly presented there for payment and dishonored, if the banker so negligently and improperly keeps, deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss। बेटा सिंपल करता हूँ बेटा, उन्होंने क्या कहा, इमेजिन करो बेटा, बी ने जैसे हमारा वाला केस था, ये देखो बेटा, इमेजिन करो बच्चे, बी ने एसबीआई को चेक प्रेजेंट किया बेटा, लेकिन इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, एक एक खाते में बेटा इनसफिशिएंट फंड्स थे, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर। बेटा अब सुनना जो मैं कहूँगा बेटा, एक बात याद रखना, जब चेक डिसऑनर होता है ना, तो चेक जो डिसऑनर चेक होता है वो बी को मिलता है बेटा, पेई को, होल्डर को वो डिसऑनर चेक मिलता है, और होल्डर फिर उस डिसऑनर चेक के अगेंस्ट अगर ए पे कोई एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो याद रखना बेटा, अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो डिसऑनर चेक ए को नहीं दिया जाएगा जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हुआ है, बल्कि बी को दिया जाएगा जो उस चेक का क्या था, होल्डर था। तो अगर बैंक बेटा ये चेक बी को देने के बजाय किसको दे देता है, ए को दे देता है, या फिर मिसप्लेस कर देता है, खो देता है, और उसकी वजह से होल्डर को अगर कोई नुकसान होता है तो होल्डर उस नुकसान की भरपाई किससे करवा सकता है बेटा, बैंक से करवा सकता है। ठीक है। फिर टू होम पेमेंट शुड बी मेड, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक must in order to discharge the maker or acceptor be made to the holder of the instrument। तो बात सिंपल है, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, पेमेंट किसको होगी बेटा, होल्डर को होगी पेमेंट। इंटरेस्ट व्हेन रेट स्पेसिफाइड, व्हेन इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट इज एक्सप्रेसली मेड पेबल ऑन अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड एट रेट स्पेसिफाइड। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ है कि अगर ये पैसा आपने 3 मंथ्स के बाद पे नहीं करा तो उसके बाद 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो बेटा 12% के हिसाब से ड्रॉई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से कब तक, फ्रॉम
फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब ड्यू डेट टिल जब तक आपने पैसा नहीं दिया। मतलब अगर ड्यू डेट 1 जैन है और आपने पैसा 31 जैन को दिया तो बेटा 1 महीने का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। और सच डेट आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट टू रिकवर सच अमाउंट एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। अब बेटा हुआ क्या, सुनो सुनो एग्जांपल सुनना बेटा, सिंपल सिंपल बातें। बेटा चेक जो बिल था ना उसकी ड्यू डेट थी 1 जैन। 1 जैन को मुझे पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो मैंने क्या करा, मैंने 10th जैन को, एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 10 जैन को उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है, केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट का ऑर्डर आया 1 फरवरी को। ठीक है, तो उन्होंने कहा आपको 1 तारीख से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कब तक लगता जाएगा, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। और कोर्ट का ऑर्डर आया 1 फेब को, तो 1 महीने का आपको इंटरेस्ट ड्रॉर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो बेटा सिंपल है, 18% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा पर एनम। अगर तो रेट स्पेसिफाइड है तो जो स्पेसिफाइड रेट है उसके हिसाब से, अगर रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो 18% होगा। फिर डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन पेमेंट और इंडेमनिटी इन केस ऑफ लॉस। पढ़ते हैं जरा, देखो। एनी पर्सन लाइबल टू पे एंड कॉल्ड अपॉन बाय द होल्डर देयर ऑफ टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक is before payment entitled to have it shown and is on payment entitled to have it delivered up to him, or if the instrument is lost or cannot be produced, to be indemnified against any further claim thereon against him। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, सिंपल बात है। उसने कहा एनी पर्सन लाइबल टू पे एंड कॉल्ड अपॉन बाय द होल्डर देयर ऑफ टू पे। अब बेटा बिल का केस लो, आप सुनो सुनो, बिल का केस लो। इमेजिन करो बेटा मैंने बी के ऊपर, मैंने से आपके ऊपर बिल ड्रॉ करा, आपने एक्सेप्ट करा और मुझे वापस दे दिया। मैंने वो बिल बेटा सी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो बेटा होल्डर कौन है, सी। अब मुझे बताओ सी पहले पैसा मांगने बेटा किसके पास जाएगा, आपके पास, यानी ड्रॉय के पास। आपने अगर पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो बेटा बताओ सी किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। अब क्या कहा उसने, सुनो। एनी पर्सन लाइबल टू पे एंड कॉल्ड अपॉन बाय द होल्डर देयर ऑफ टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बिफोर पेमेंट entitled to have it shown and is on payment entitled to have it delivered up to him, or if the instrument is lost or cannot be produced, to be indemnified। अब सुनना मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनना मैं जो मैं कहूंगा। बेटा अब हुआ क्या, सी जो था वो पैसा मांगने जाएगा पहले आपके पास। अगर आपने पैसा दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो पैसा मांगने आएगा मेरे पास। ठीक है, अब सुनो सुनो, इमेजिन करना, आपने पैसा नहीं दिया बेटा, तो पैसा मांगने वो आया मेरे पास। अब सुनना बेटा, मेरे पास जब वो पैसा मांगने आएगा ना, तो लॉ ने मुझे एक राइट दिया है, क्या, कि पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले मैं उससे प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मांग सकता हूं। मैं उससे कह सकता हूं कि पहले जिस बिल के अगेंस्ट तू पैसा मांगने आया है वो बिल मुझे दिखा। जब तक तू बिल नहीं दिखाएगा मैं तुझे उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये उसकी होल्डर की बेटा सी की ड्यूटी बनती है कि वो पेमेंट लेने से पहले बिल शो करे, डिलीवर करे बिल को। ठीक है, अच्छा अब सुनो सुनो, ठीक है, उसने मेरे को बेटा बिल दिखाया, मैंने कहा अच्छा इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट देनी है, ये ले, ये पेमेंट पकड़, और बिल की कॉपी मैं अपने पास चाहूं तो बेटा रख सकता हूं। वो बिल की कॉपी बेटा एक तरह से सबूत है। बिल की कॉपी मेरे पास है, इसका मतलब वो एक तरह से क्या है, सबूत कि मैंने इस बिल के अगेंस्ट सी को पेमेंट दी है और इस बिल के अगेंस्ट में ड्रॉई से पैसा रिकवर कर सकता हूं। लेकिन बेटा अब हुआ क्या, सुनो अब हुआ क्या,
उसने मुझे कहा कि यार वो जो बिल था वो तो खो गया, वो तो नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर ये ले, 1 लाख रुपए की पेमेंट मुझसे ले ले उस बिल के अगेंस्ट, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ बेटा, यही 1 लाख रुपए जब मैं आपसे मांगने आया ना ड्रॉई से, तो आपने कहा बिल दिखा, बिल के अगेंस्ट ही पेमेंट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में बेटा बिल तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि आपने सी ने मुझे बिल नहीं दिया, अब मुझे नहीं दिया तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेटा मुझे तो 1 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान। तो उन्होंने कहा अगर अगर होल्डर इंस्ट्रूमेंट खो देता है, मिसप्लेस कर देता है, कहीं रख के भूल जाता है, तो उस केस में बेटा, और उसकी वजह से मुझे कोई नुकसान होता है, किसी पार्टी को कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई होल्डर को करनी पड़ेगी, टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट एनी फर्दर क्लेम देयर ऑन अगेंस्ट हिम। ठीक है बेटा। फिर अगला, वेयर द चेक इज एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, where the check is an electronic image of a truncated check, even after the payment, the banker who received the payment shall be entitled to retain the truncated check। तो बेटा याद रखना, जिस बैंकर को पेमेंट मिली है ना, ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक मतलब फिजिकल कॉपी ऑफ द चेक, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट किया था। मतलब बेटा बात समझो, मैंने बेटा आपको चेक दिया ड्रॉन ऑन एसबीआई, तो मेरा बैंक तो एसबीआई हो गया, आपका पीएनबी है बेटा। आपने अपने बैंक में पीएनबी में वो चेक जमा करवाया, अब बताओ पीएनबी क्या करेगा बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजेगा बेटा किसको, क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भेजेगा एसबीआई को। एसबीआई इलेक्ट्रॉनिक इमेज को फिजिकल कॉपी ऑफ चेक के साथ कंपेयर करेगा, और फिर एसबीआई के खाते से पीएनबी के खाते में पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। अब सुनो, यहां पर बेटा रिसीविंग बैंकर कौन है, पीएनबी। पैसा रिसीव किसको हो रहा है, पीएनबी को। तो पीएनबी के पास ये पूरा राइट है कि वो फिजिकल कॉपी ऑफ चेक अपने पास क्या कर सकता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिटेन कर सकता है बेटा। वैसे भी देखा जाए तो फिजिकल कॉपी चेक की तो किसके पास है, पीएनबी के पास ही है ना भाई। क्लियरिंग हाउस के पास और एसबीआई के पास फिजिकल कॉपी थोड़ी ना गई थी, उनके पास तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज गई थी। तो फिजिकल कॉपी किसके पास है, पीएनबी के पास, और पीएनबी के पास पूरा राइट है कि वो उस फिजिकल कॉपी को अपने पास रिटेन कर सकता है। फिर a certificate issued on the foot of the printout of electronic image of truncated check by the banker who paid the instrument shall be prima facie proof of such payment। तो बेटा जो पेइंग बैंकर है ना, यानी एसबीआई, वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो होगी उसके नीचे एक फुटनोट लिख देगा बेटा, फुटनोट लिख देगा, और वो फुटनोट इस बात का सबूत है कि इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट हो चुकी है बेटा। डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, ये बेटा वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम लायबिलिटी देयर ऑन बाय कैंसलेशन टू अ होल्डर देयर ऑफ हु कैंसल्स such acceptors or endorsers name with the intent to discharge him and to all parties claiming under such holder। तो बेटा अगर आपको याद हो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस ए को दिया, ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को कर दिया, डी ने ई को कर दिया। अब बेटा एक बात बताओ, इस वक्त चेक बिल किसके पास है, ई के पास, तो ई होल्डर है। ई बेटा पैसा मांगने पहले किसके पास जाएगा, बी के पास। यही मैंने बताया था ना अगर आपको याद हो। अब बेटा ई ने क्या करा, ई ने ए को लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया, ए ने ए को लायबिलिटी से क्या कर दिया बेटा, डिस्चार्ज। और अगर प्रायर पार्टी को डिस्चार्ज कर दिया ना, ए ने अगर प्रायर पार्टी को डिस्चार्ज कर दिया, तो बेटा याद रखना सब्सीक्वेंट पार्टीज टू प्रायर पार्टी शैल ऑल्सो बी डिस्चार्ज। मतलब सी भी डिस्चार्ज हो जाएगा और डी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। बेटा मैं क्या कह रहा हूं ऑलरेडी बता चुका हूं ये आपको। ए ने बेटा बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, ठीक है।
ए ने एंडोर्स करा सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। अब बेटा बताओ ई पहले पैसा मांगने किसके पास जाएगा? बी के पास। अगर बी ने पैसा दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो ए के पास, ठीक है, फिर सी के पास, फिर डी के पास। अब ई ने क्या करा? ए को डिस्चार्ज कर दिया लायबिलिटी से। तो याद रखना बेटा, ए अगर डिस्चार्ज हो गया तो सी और डी ऑटोमेटिकली बेटा अपनी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाते हैं? डिस्चार्ज। तो याद रखना, अगर आप किसी प्रायर पार्टी को डिस्चार्ज करते हो तो प्रायर पार्टी की जितनी भी सबसीक्वेंट पार्टीज होती हैं बेटा वो भी डिस्चार्ज हो जाती हैं। ठीक है बेटा, अगला भी वैसे यही है सेम। बाय रिलीज who otherwise discharges such maker, acceptor और endorser and to all parties deriving, बेटा वो by cancellation कह लो या by release कह लो, वो एक ही बात है। by payment, अच्छा बेस्ट वे तो बेटा लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने का क्या है? पेमेंट करना। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, ए ने बी के ऊपर बेटा बिल ड्रॉ करा, ठीक है, वही बिल ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ड्यू डेट वाले दिन बी के पास पैसा मांगने गया, बी ने पेमेंट कर दी बेटा सी को, बी के पेमेंट करते ही ए बेटा अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो बेस्ट मोड लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का तो पेमेंट करना है। एज सून एज ड्रॉई मेक्स पेमेंट टू द पेई, ड्रॉर गेट्स डिस्चार्ज्ड। फिर डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। एक बात याद रखना बेटा, अगर आपने ड्रॉई को 48 घंटों से ज़्यादा दे दिए ना एक्सेप्टेंस के लिए, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं जिनका आपने कंसेंट नहीं लिया है वो सारी की सारी प्रायर पार्टीज क्या हो जाती है? डिस्चार्ज। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए 48 घंटे से ज़्यादा दे दिए तो जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगी। अगर आपने प्रायर पार्टीज का कंसेंट नहीं लिया 48 घंटे से ज़्यादा देने से पहले। तो ये बेटा आपके सारे रूल्स थे प्रेजेंटमेंट से रिलेटिंग, प्रेजेंटमेंट, पेमेंट एंड इंटरेस्ट से रिलेटिंग। ठीक है बच्चे, चलो बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।